हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्लास 8 की पॉलिटिक्स साइंस का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान बोलते हैं। तो संविधान होता है क्या? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही बनता है। हर एक कंट्री जो हमारे जो वर्ल्ड में 200 कंट्रीज हैं, तो हर एक देश के पास एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसके अंतर्गत जो कंट्री है वो क्या काम करने वाली है सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। तो हमारे देश के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है होता। तो एक बुक होती है, बहुत सारे जो लॉ होते हैं, कानून होते हैं, उनकी एक बुक है। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिस प्रकार से हमारी कंट्री गवर्न करने वाली है। हमारे देश में ये होगा, ये नहीं होगा, सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। हमारे यहाँ पर कौन है सुप्रीम? हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो काम होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर ही होता है। लेकिन कुछ अदर कंट्रीज होती हैं, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना तो देते हैं लेकिन उनको इतना मानते नहीं है। जैसे कि वहां पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर काम नहीं होता है, वहां पर क्या है, गवर्नमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो ये सब हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो आपका चैप्टर स्टार्ट करते ही क्या आता है कि आपको बताया जाता है कि जिस प्रकार से आप फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते वक्त क्या होता है, उसमें बहुत सारे कानून होते हैं, रूल होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि फुटबॉल नाम से ही पता चल रहा है कि फुट पैरों से खेला जाता है। और इसमें रूल होता है कि कोई भी प्लेयर है, गोलकीपर के अलावा फुटबॉल को हाथ लेता है तो फाउल होता है। लेकिन हम क्या बोल दे, हम ये बोल दे सभी को कि अपने अकॉर्डिंग रूल बनाओ, तो वो गेम रह जाएगा, फुटबॉल नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार एक देश के लिए क्या होता है, रूल की जरूरत होती है, जिससे कि वो कंट्री अच्छी तरीके से गवर्न हो सके, चल सके। तो ये छोटा सा बेसिकली आपको बताने के लिए होता है कि हर एक कम्युनिटी होती है, उसको क्या रूल चाहिए होते हैं। नहीं तो क्या होता है, सब अपने अकॉर्डिंग रूल बनाने लग जाएंगे तो एक देश अच्छी तरीके से चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। इसलिए क्या होता है, हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। तो हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। अब इंट्रोडक्शन पार्ट आता है। सोसाइटी हैज कॉन्स्टिट्यूट रूल दैट मेक इट एंड डिफरेंट इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटी। हर एक सोसाइटी मतलब हर एक देश होता है, उसमें क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रूल होते हैं, कानूनी मतलब संवैधानिक रूल होते हैं, दैट मेक इट एंड डिफरेंट इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटी। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो कानून है, वही सेम ऐसे यूएसए के अंदर इतने सेम ऐसे कानून नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से दोनों की बातें बताते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर ये बात कही गई है कि हमारे यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां पर क्या है, मोनार्की सिस्टम भी है और कॉन्स्टिट्यूशन रूल भी चलता है। तो वहां पर इतना कड़ाई से कानून को लागू नहीं करते। तो इसलिए क्या है, थोड़े में भिन्नता दिखाई देती है। इसलिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल है वो किसी कंट्री को डिफरेंट वे में दिखाते हैं। In large society in which different community of people live together, constitution rule are formed through consents and it make modern society. This consent is available in written form which we call a constitution. क्या होता है, हर एक देश के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल होते हैं और जिसके अकॉर्डिंग क्या है, ये तो नहीं है कि हर एक जो पीपल है उसकी सवर सहमति हो, कि हर एक का क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, हमारी कंट्री के अंदर भी ऐसे हम हर एक के जो ओपिनियन होता है सेम तो नहीं होता। इसलिए हमारे देश के अंदर क्या है, संविधान बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे ये लिखा हुआ है, हमारे देश में रिटन फॉर्म में है कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि ये काम होगा ये। इसलिए क्या है, सभी की सहमति से वो चीज बनाई गई है, क्योंकि हर एक, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपका अलग है, इसलिए क्या है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए हमारे यहाँ पर एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश में काम होता है। तो INC in 1934 Indian National Congress raised a demand of Constitution Assembly which gained momentum during Second World War and thus formed in December 1946। तो सबसे पहले INC की जो फुल फॉर्म है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी आज की पार्टी है। तो 1934 टाइम पीरियड में जब हमारे ब्रिटिश लोगों ने उपनिवेश कर रखा था, क्योंकि हम उपनिवेश मुक्त 1947 में हुए थे। तो उस टाइम पीरियड में जो कांग्रेस है, उस समय की पावरफुल पार्टी थी, वो क्या बोलती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। 1934 में डिमांड रखती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना काम कर सके, हमारा देश का संविधान रच सके।
तो ब्रिटिश लोग मान जाते हैं, लेकिन उसके बदले में क्या बोलते हैं, हम तब मानेंगे आपकी बात तब क्या है, अब हमारे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम पीरियड में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था क्या, तो बेसिकली कुछ नहीं था, आप बहुत सारी जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ युद्ध करी थी किसी बात को लेकर, जो आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तब रीड करोगे। तो उसमें क्या ब्रिटेन भी शामिल था। तो ब्रिटेन क्या बोलता है इंडिया से कि जो आप हमारे साथ मिल जाओ इस वॉर में और हमारी साथ दो, और जिससे कि हम अलाइन पावर को हरा देंगे, तब आपको क्या है, हमारे आपको देश, हम यहाँ इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, उसके साथ ही आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये रखते हैं। और जिसके बाद दिसंबर 1946 में क्या होता है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जिसमें कि हमारा जो संविधान लिखा गया था वो बनकर तैयार हो जाती है। जिसके बाद हमारे जो देश में संविधान है 1946 से लेकर 1949 में रचा जाता है। मतलब कि हमारे जो देश में संविधान बनने का टाइम पीरियड है उसको बनने में 2 years 11 month और 18 days लगते हैं, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, बनकर तैयार हो जाता है। तो 26 नवंबर 1949 तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनकर तैयार हो जाता है। और लेकिन क्या है, वो इम्प्लीमेंट मतलब लागू कब हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था 1949 में, लेकिन 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट क्यों हुआ। होने का कारण क्या है, जब हमारा देश उपनिवेश है ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, तो हमारे जो नेताओं ने 26 जनवरी 1930 को क्या अपना पहला झंडा है वो लहराया था हमारे देश के सामने, और ब्रिटिश लोगों को बोल दिया था कि हम आज़ाद हैं। तो इसी दिन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हमारे जो देश के नेता थे, उन्होंने 26 जनवरी को चुना देश में संविधान लागू करने के लिए। तो संविधान क्या होता है, एक बुक होते हैं जिसमें हमारे जो देश के कानून लिखे होते हैं, हमारे किस प्रकार से जो कंट्री है वो गवर्न करेगी, चलेगी। जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश में मतलब सभी जो देश हैं 200 से ऊपर जो कंट्रीज हैं उनमें सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में। इट इज सेट रूल गवर्न अवर कंट्री, किस प्रकार से हमारी जो कंट्री है गवर्न करेगी, ये सारी चीजें रूल्स वगैरह हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। इट द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, मैंने बताया ना कौन है हमारी सुप्रीम लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो हमारा इंडिया है इसकी धरती पे कौन है सबसे सुप्रीम हमारी इंडिया में, ये हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इट कम इनटू इफेक्ट, ये कब इफेक्ट में आया, 26 जनवरी 1950। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी, हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमारे जो देश में क्या है, हम आम लोग जो 18+ होते हैं, 18 साल से जो ज़्यादा के लोग होते हैं, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, जिसके अंतर्गत जो 18 साल से अबो होता है और जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम होता है और वो इंडिया का ही मेंबर होता है, उसको क्या वोट डालने का अधिकार होता है, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है ना, हम अपने नेता को चुनते हैं, तो वो उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। सोशलिज्म है और सेकुलरिज्म, मतलब अपना कोई भी धर्म चुन सकते हैं और हमारे समाज में हमारी क्या रूपरेखा होगी, ये सब कुछ हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल बिकेम मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1946। तो हमारे 1946 में हमारे जो 1946 में कितने मेंबर थे, ये 300 लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर 300 नहीं आएगा, यह 308 आएगा। 308 पीपल थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुने गए थे। 1946 में उन्होंने क्या हमारे देश का संविधान रचने के लिए बैठ गए थे। और ये हमारा जो देश का संविधान है वो रिटन फॉर्म में होता है। कुछ जो कंट्रीज होते हैं उनका अनरिटन फॉर्म में होता है। अनरिटन मतलब ये नहीं कि उनका जो संविधान है वो लिखा नहीं गया, इसका मतलब होता है कि जो कानून होते हैं वो अलग अलग डेट में लिखे गए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर तो क्या हमारे मिनिमम क्या है 3 साल लगे थे और हमने एक के साथ रच दिया। लेकिन अदर जो कंट्रीज में क्या होता है, अभी एक कानून बना दिया, इसको कहीं और रख दिया, एक कहीं कभी बना दिया, ऐसे ही बनाए गए हैं। तो ये क्या अनरिटन होते हैं। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है, वही जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन फॉर्म में है। While writing the Indian Constitution, these members kept in mind the different community who speak different language, became to different religion and have culture.
डिसेंट कल्चर, जो हमारी इंडिया है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, अलग अलग मेंबर थे। ये नहीं था कि वहां पर वीमेन नहीं थी, वीमेन भी थे, जैसे सरोजनी नायडू हो गए। अलग अलग जो कम्युनिटीज, वो नीची जाति के भी लोग थे, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जो हमारे ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने ये चीज ध्यान में रखी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने, कि हमें ऐसा संविधान बनाना है कि हमारे यहाँ पर क्या डाइवर्सिटी, भिन्नता देखने को मिलती है। इतनी सारी लैंग्वेज है, इतनी सारे रिलीजन है, इतनी सारी कल्चर है, इन सभी को देखकर बनाया गया। इसलिए हमारे देश में क्या है, सेक्युलरिज्म है। इसका मतलब होता है कि हर कोई मेंबर अपना कोई भी धर्म चुन सकता है। हमारे यहाँ पर कोई भी एक धर्म नहीं है, यहाँ पर सब लोग कोई भी धर्म अपना सकते हैं। तो ये बात क्या है, उस टाइम पीरियड में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ने सोच के रखी। नहीं तो ऐसा हमारे आज भिन्नता होती होती क्या है, यूनिटी रखी उन्होंने। अब मैं बात कर रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें हम बोला जाता है द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पिता बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों बोला जाता है, जैसे कि मैंने बताया ये ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर है। ड्राफ्ट कमेटी मतलब कि सभी लोगों ने तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, लेकिन उसमें जो कमियां थी वो सब किसने देखी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर एक चीज को अच्छी प्रॉपर मैनर में किसने ड्राफ्ट किया, वो करा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसलिए इन्हें क्या है, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। All democratic countries are likely to have a constitution, but on the other hand, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. तो मैंने अभी बताया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है कि हम जो आम जनता होती है वो क्या अपना प्रतिनिधित्व खुद चुनती है। तो कि हर एक जो देश होता है सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन होते होते वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। तो हमारे देश में तो है, लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती, नाम की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। जैसे कि आप चाइना का एग्जांपल ले लो। चाइना में वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे वो अपने आप को बोलता है कि मेरे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट ऐसा नहीं है। क्या है वहां पर ऐसा होता है कि वहां पर एक ही लीडर होता है। हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं, चुनते हैं हम उन बहुत सारे प्रतिनिधियों की संख्या होती है, उनमें से हम एक मेंबर को चुनते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, एक ही मेंबर खड़ा होता है और उसी को सभी वोट दे देते हैं। ये वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहीं जाएगी नहीं। वहीं नॉर्थ कोरिया में भी ऐसे होता है, बहुत सारी कंट्रीज होती हैं कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है। तो ये याद रखना है कि जरूरी नहीं होता कि कोई कंट्री है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हो। Why does a country need a constitution? अब मैं बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बोले जा रही हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक कंट्री है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो, जरूरी नहीं होता। क्यों होना चाहिए हर एक कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन? A constitution lay on certain idea that form the basic of the kind of country that we are citizen aspire to live in. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, जो आम लोग होते हैं उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग लिखा गया हमारा संविधान है कि हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो उसी प्रकार हमें इसलिए जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारी जो भावनाएं होती हैं वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी होती है। हमारी इंस्पायर, हमारी जो इच्छा होती है वो चीजें लिखी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर काम होता है। इट टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ अवर कंट्री, हमारी जो कंट्री का क्या है फंडामेंटल नेचर शो करता है। जैसे कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मोनार्की है। मोनार्की क्या बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है, राजा होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा। डिक्टेटरशिप है, जहाँ पर तानाशाही शासन है। ये सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है। जैसे कि हमें नॉर्थ कोरिया में पता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है और वहां का क्या नेचर दिखा रहा है, वहां पर डिक्टेटरशिप है, वहां पर तानाशाही सरकार है। इट हैव सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन कंट्री आर एग्री अपॉन द बेसिक ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। उसके अंदर वही आइडिया और रूल्स लिखे होते हैं जिसमें कि जो कंट्री है वो गवर्न करती है। हमारे अंदर हम ये सोचते हैं ना हमारी जो कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो कंट्रीज होते हैं उसके रूल लिखे होते हैं और प्रिंसिपल है जिसके अंदर हमारी जो कंट्री है वो गवर्न करती है। In democratic society, the constitution laid down the rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. It lays certain important guidelines that govern decision making process. क्या होता है हमारे जो देश में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि हमें एक डेमोक्रेटिक हमने अपना लीडर चुन दिया, लेकिन वो लीडर हमारे साथ मिसयूज भी तो कर सकता है। हमने इसलिए बनाया क्योंकि उसने अच्छी अच्छी पॉलिसी बताई थी, लेकिन उन पॉलिसीज है उन्होंने लागू नहीं की, तो वो मिसयूज कर रहे हैं हमारे साथ ये चीजें। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट होते हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, जिसमें बहुत सारे कानून लिखे होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो ऐसा नहीं करते तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इन मिसयूज को कौन बचाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। When नेपाल वॉज ए मोनार्की, नेपाल में क्या था, मोनार्की सिस्टम था। कब था ये 19 मतलब कि जब देश, हमारे यहाँ पर भी मोनार्की सिस्टम था, लेकिन मोनार्की सिस्टम हटा, लेकिन नेपाल के अंदर मोनार्की सिस्टम था। इट रिफ्लेक्ट द फाइनल अथॉरिटी ऑफ किंग, और मोनार्की में क्या होता है, जो फाइनल अथॉरिटी होता है वो किंग होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक, यहाँ पर कौन होता है, हमारे जो आम जनता होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम होता है, लेकिन वहां पर क्या थे, मोनार्की सिस्टम था। आफ्टर ट्रांजिशन ऑफ नेपाल इट इज डेमोक्रेसी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके बाद वहां पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। तो अब जो नेपाल की स्टोरी है वो अच्छी तरीके से आप देखते हैं क्या होता है नेपाल में। Nepal people struggle and that established democracy in 1990 that for 12 years until 2002। क्या बता रहा है ये कि 1960s में क्या है, लोग क्या प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, 30 साल लगते हैं उन्हें प्रोटेस्ट करने में 1990 तक, और उस समय क्या बोलते हैं हमें कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि वहां पर थी मोनार्की सिस्टम। तो इसमें देखते हुए वहां के जो ज्ञानेंद्र हैं उसके पिताजी क्या बोलते हैं, 1990s में बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पर अब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हो गया और हमारे देश में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, जिसके अंदर क्या है वो बताएगा कि हमारे जो देश में को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लेकिन वो 2002 तक ही रहता है। 2002 में क्या होता है, वहां पर अक्टूबर 2002 में ज्ञानेंद्र जो किंग है वो मोनार्की सिस्टम दोबारा से कर देता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी छूट लिखी हुई थी किंग के ऊपर, तो किंग ने क्या करा, वो फायदा उठाया और अपने आप को दोबारा से राजा बना ले, वहां पर मोनार्की सिस्टम लगा दिया। तो ऐसा करने के बाद फिर लोग दोबारा से प्रोटेस्ट करने लगे। तो इन 2006 पीपल मूवमेंट फॉर, फिर 2006 में लोग दोबारा से खड़े हो गए और बोलने लगे कि हमें डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चाहिए, हमें डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चाहिए। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ऐसे लोग प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके बाद इन 2008 नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेसी आफ्टर एबोलिशिंग द मोनार्की। तो 2008 में वहां के जो किंग होते हैं वहां पर फाइनली क्या बोल देते हैं कि अब हमारे जो देश में क्या होगा, मोनार्की सिस्टम नहीं रहेगा, हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाएगी। वहां पर क्या बोल देते हैं कि अब यहाँ के जो लोग हैं वहां पर आम जनता मतलब अपने नेता को वो खुद चुनेंगे। तो जिसके बाद 2015 में देख लो, अभी की बात है, 2015 में अब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है। तो कितना टाइम पीरियड लग गया उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। हमने देखा हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, नेपाल में क्यों चाहिए था उन्हें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि इसलिए चाहिए था क्योंकि वहां पर मिसयूज हो रही थी उनकी पावर, टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। तो एक और चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इसमें हमें नीड क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि ये हमें बचाता है हम अपने आप से। कई बार क्या हम अपने फैसले हैं वो खुद गलत ले लेते हैं। जैसे कि आपको एक स्टोरी दी गई है, एक शबनम एक लड़की होती है, उसको डिसीजन लेना है एक बात का। कल उसका पेपर है जिसके उसके 2 चैप्टर हैं वो छूटे हुए हैं, तो वो उसका फेवरेट शो भी आने होता है उसी टाइम। तो क्या बोलते हैं, मैं 2 चैप्टर करूं या अपना फेवरेट शो देखूं। तो इसके बाद में उसके जो पेरेंट्स है उसको बताती है, तो उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आप अपना पेपर की तैयारी करो, ठीक है, आपको टीवी देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या है, वो अपने पेपर देने जाती है और वो सोचती है कि थैंक गॉड मैंने कल अपना फेवरेट टीवी शो नहीं देखा, क्योंकि जो लास्ट 2 चैप्टर छूटे हुए थे मेरे, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप के, जैसे हम कई बार वो गलत आइडिया भी ले सकती थी, लेकिन गलत आइडिया में हमारा जो उसकी मदर ने हेल्प करी, उनके पेरेंट्स ने हेल्प करी उसकी, तो उसी प्रकार जो कॉन्स्टिट्यूशन है कई बार हमारी हेल्प कर देता है कि हम कई बार क्या गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इसमें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। A constitution play an important function in democracy to ensure that
डोमेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट एनी पर्सन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। जैसे कि क्या है, हमारे यहाँ पर हमें डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर हमने चुन तो दिया अपना लीडर, तो हमने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर अपना लीडर चुन तो दिया, लेकिन कई बार क्या है वो डोमेंट ग्रुप क्या हम पे हावी हो सकता है, अपनी पावर हम पे चला सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारी जो हमारी बात नहीं सुनते लीडर्स, तो इसमें हमारी क्या है डोमेंट ग्रुप हम पे हावी पड़ रहा है। तो इसमें हमारे कौन मदद कर सकता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मदद कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, जो सुरेश होता है वो क्लास का मॉनिटर होता है, तो उनकी टीचर है मिसिज राव, उस सुरेश को क्या बोल के जाती है कि मैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, मुझे इंपॉर्टेंट वर्क है, मैं बाहर जा रही हूँ क्लास से, तो आपको क्लास में शांति बनाए रखनी है। तो सुरेश क्या है, बुली टाइप लड़का होता है, मतलब लोगों को तंग करता है। बिना किसी बात के अनिल को क्या बोलता है कि तुम क्लास को तंग कर रहे हो, आप तुम क्या है, अब मैं मिसिज राव आगे तो आपकी कंप्लेंट करूंगा। लेकिन अनिल क्या बोलता है कि वो तो इंटेलिजेंट बॉय था, तो वो बोलता मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो। तो मिसिज राव आती है तो उसे बताता है सुरेश कि जो अनिल है वो क्लास में बहुत ज्यादा शरारत कर रहा था। तो उस मिसिज राव ने सजा देती है इसके बदले में कि आपको लिखना है 100 बार कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर। तो क्या है, हमने क्या मॉनिटर तो बना दिया था अपने आप ही चुन के, लेकिन उस मॉनिटर ने क्या करा, वो बुली टाइप था, उसने क्या करा, मिसयूज करी, अपनी पावर करी मिसयूज। तो इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि कोई भी आप में मिसयूज कर सकता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट टेरेंटी डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी एंड द मिनोरिटी। टेरेंटी का मतलब होता है कि अत्याचार। तो क्या होता है, हमारे हमने बहुत सारी क्लासेस में चैप्टर्स में रीड किया है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो कम संख्या के लोग होते हैं, उनके साथ हमेशा से भेदभाव होता आया है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, एक आपको स्टोरी दी गई है, यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज की झगड़ा हो जाता है। जो बॉयज बोलते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन गर्ल्स क्या बोलते हैं कि हम फुटबॉल खेलेंगे। तो इसके झगड़ा होता है, और जो उनकी टीचर झगड़ा सुन के क्या बोलती है कि क्या हो रहा है इधर। तो बच्चे बोलते हैं कि लड़के बोलते हैं हमें क्रिकेट खेलना है, लेकिन लड़कियां क्या बोलते हैं उसी टाइम पे हमें फुटबॉल खेलनी है। तो उनकी टीचर क्या बोलते हैं कि मैं वोटिंग डलवाती हूँ, और वोटिंग में जो जीतता है वही इस प्लेग्राउंड में वो चीज खेलेगा। तो लड़के थे वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में, तो लड़के जीत जाते और लड़कियां उस टाइम पीरियड में हार जाती हैं। तो एक लड़का है, लड़की को चिढ़ा रहा है कि हम जीत गए। तो लड़की क्या बोलते हैं, तुम इसलिए जीते हो क्योंकि तुम क्या मेजोरिटी में थे, तुम्हारी जो संख्या थी वो ज्यादा थी, इसलिए क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कोई भी जो मेजोरिटी है वो किसी मिनोरिटी को तंग नहीं कर सकती। तो ये सब क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। The Indian Constitution guarantees the right to equality to all citizens and said that no citizen can be discriminated on the basis of religion, caste, gender, race, etc. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन किसी को भी डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भी वो रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, कोई भी वो लिंग से बिलोंग करता हो, कोई भी उसकी रेस हो, उससे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कोई भी पीपल। तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाते वक्त बहुत सारे चैलेंजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि उस वही टाइम पीरियड था, तब 1946 का टाइम पीरियड था, तब तक हमारा देश आजाद भी नहीं था। हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था, तो उस समय बहुत ज्यादा गड़बड़ थी हमारे देश में। तो उस समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्या क्या मुश्किल थी? The Indian national movement have been active in struggle for the independence from British rule for several decades. आपको पता है हमारे देश में बहुत लंबे समय से ही हमें ब्रिटिश 150 साल तक हमारे देश में रहे हैं, तो इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मूवमेंट किए हैं कि उनको भगा दें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते आ रहे हैं, और उसी टाइम पीरियड में हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख रहे हैं, तो कितनी मुश्किल होगी इस टाइम पीरियड में। तो इसलिए भी क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज था उस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। Nationalists devote a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. तो उसी प्रकार हमारे जो नेता थे उनकी सोच थी कि हमें क्या क्या प्लानिंग करनी थी उन्हें, कि हमें क्या चाहिए। जैसे उन्हें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनी, जिसके अकॉर्डिंग क्या है उन्होंने सोचा ही होगा ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए चुनेंगे क्योंकि आम जो लोग अपने नेता को चुन सकेंगे, और वो नेता क्या करेगा फिर उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाएगा, उनके लिए प्रोग्राम बनाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो देश है वो उभरेगा
उनके अंदर यूनिटी आएगी। तो इसीलिए क्या हमारे देश में क्या नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी थे, नेता थे, उन्होंने ये चीजें सोची। ये भी एक चैलेंज ही था, क्या पता वो गलत सोच लेते हमारे लिए, तो उनके लिए मुश्किल होता है ना संविधान। जिस प्रकार से नेपाल की हमने स्टोरी देखा, उन्होंने थोड़ी छूट दे दी थी किंग के बारे में, तो किंग के लिए छूट दी, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर दोबारा से मोनार्की सिस्टम आ गया। When the constitution was being written, India was going through a turmoil because of the partition of India Pakistan। तो उसी टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान, आपको पता है पहले के टाइम पीरियड में 1947 से पहले हमारे देश में ही इंडिया पाकिस्तान दोनों थे। तो वही टाइम पीरियड था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तभी हमारी इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है। तो इसलिए भी उस समय में पार्टीशन हो रहा है, इसलिए भी मुश्किल है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण था, उस समय में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट मतलब छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे, मतलब छोटे मोटे राजा थे उस टाइम पीरियड में इंडिया में। तो इंडिया में जब ब्रिटिश लोगों ने उनको छूट दी थी, या तो आप पाकिस्तान में जा सकते हो, या फिर आप इंडिया में रह सकते हो, या फिर अपने आप को एक अलग कंट्री बना सकते थे। तो हमारे देश में उस समय में 565 कितनी 565 छोटे मोटे प्रिंसली स्टेट थे, राज्य रजवाड़े थे। तो उनको इंडिया में इकट्ठा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये इंडिया है, यहाँ पर एक प्रिंसली, यहाँ पर एक प्रिंसली स्टेट, यहाँ पर, तो ये अपने आप को आजाद कर लेंगे तो इंडिया तो पूरा बिखर जाएगा। तो इनको भी एक करना बहुत ज्यादा चैलेंज था, और उस समय में ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल में था। The final document reflect a respect for maintaining diversity। और इसी टाइम पर में क्या था, हमारे देश में बहुत ज्यादा भिन्नता थी, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, अलग अलग कल्चर थे। तो उन सभी को भी एकजुट कर सके, कि कोई भी ये ना समझ ले कि इसको एक ज्यादा पावरफुल दे दिया। तो इसलिए भी देखने वाली बात थी कि किसी के साथ भी ये भिन्नता ना हो, डिस्क्रिमिनेट ना हो। तो डाइवर्सिटी होते होते भी हमारे जो देश में क्या है, यूनिटी देखने को मिली, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा एक प्रमोट धर्म नहीं होता कि हमें एक धर्म को मानना है, कोई भी एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग अलग है। और ये भी देखना कि जो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बनते रहे, प्रोग्राम भी अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाएं, ये सब कुछ देखना बहुत जरूरी बात थी। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या बात लिखी हुई है जिसमें कि हमारे जो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अलग बनाता है सभी देशों से। तो सबसे पहला आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हमारे जो देश में क्या होता है, जो पावर होती है, जो हमारी पावर होती हैं, वो किसी एक के हाथ में नहीं होती, किसी एक पावर के हाथ में नहीं होती, बल्कि बहुत ज्यादा के पावर के हाथ में होती है। हमारे देश में तीन जो पावर होती है फेडरलिज्म के अंदर, जिसमें कि जो पावर है वो तीन हाथों में सौंपी गई है। एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट, और एक होता है लोकल लेवल पे। लोकल मतलब कि हमारी पंचायती राज होते हैं उनके अंदर, जैसे कि आप क्लास 6 में पढ़ के आए हो। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल पर होती है, सेंट्रल लेवल पे होते हैं, पंचायत लेवल पे होते हैं। इनके हिसाब से काम को बांटा गया, ये बात ऐसे बांटे गए हैं कि स्टेट के हाथ में ये काम होगा, यूनियन के हाथ में ये होगा, मतलब कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके हाथ में ये काम होगा, और लोकल गवर्नमेंट के पास ये काम होगा। लोकल में क्या होता है, बेसिकली स्टेट और यूनियन होती है, जो स्टेट और हमारी यूनियन को हम सेंट्रल भी बोल देते हैं, तो इसलिए क्या है, वो दोनों मिलकर काम करेंगी। तो यूनियन लिस्ट के हाथ में आते हैं डिफेंस का काम। तो सबसे ज्यादा पावरफुल हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट बनाया गया है। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी काम होता है ज्यादातर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादातर पावर दे रखी है, क्योंकि स्टेट के हाथ में दे देती तो पावर क्या होता है, सभी जो स्टेट है अपने आप को ये कह देती मैं आजाद हूं। तो इसलिए हमारे जो देश के नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने सोच समझ के जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में इतनी नहीं दी है। तो यूनियन लिस्ट में मतलब कि सेंटर जो लिस्ट में क्या डिफेंस के, बैंकिंग के, करेंसी के, फॉरेन अफेयर्स, जो हमारे अदर जो कंट्री के साथ जो भी हमारे वार्तालाप होते हैं, सब कुछ यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आता है। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आता है, जैसे पुलिस का काम आता है, ट्रेड वगैरह का, एग्रीकल्चर, इरिगेशन के काम आते हैं, मतलब छोटे मोटे आते हैं। और कनकन लिस्ट मतलब ये दोनों ही मिलकर क्या है, कनकन लिस्ट बनाती है। लोकल लेवल का काम ये दोनों मिलकर संभालती हैं, जैसे एजुकेशन का, फॉरेस्ट का, ट्रेड का, यूनियन का, मैरिज वगैरह का, ये सब कुछ ये दोनों मिलकर संभालती हैं। तो कई बार कौन लिस्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें एजुकेशन का कुछ मामला है पैसे से रिलेटेड,
तो ये पैसे का रिलेटेड जो काम होगा ये किसके हाथ में जाएगा, यूनियन लिस्ट के हाथ में जाएगा या स्टेट लिस्ट के हाथ में। दोनों में सहमति हो रही है तो ठीक बात है, लेकिन सहमति नहीं हो रही तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन बताया मैंने, यूनियन गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, इसके लिए उनके हाथ में वो काम चला जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि वो यूनियन गवर्नमेंट है वो सबसे पावरफुल है, नहीं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको पैसे से रिलेटेड अपने देश अपने स्टेट में, कैसे जैसे हरियाणा एक स्टेट है, उसको अपने लिए पैसे चाहिए, वो अपना पैसा ले सकता है, उसको यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो ये भी कुछ बातें हैं, ये याद रखने की बातें होती हैं। अब हमारे देश में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे देश में क्या, हम अपनी जो नेता होते हैं, हमारे जो एमएलए होते हैं, उनको खुद चुनते हैं ना, तो उसी प्रकार से जो हम इनको चुनते हैं डायरेक्ट रोल में, तो वही जाके क्या हमारे जो देश में कानून बनाते हैं ना, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, तो वो कानून बनाते हैं, इसी को ही पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। जिसमें कि क्या है, वो हर एक सोशल ग्रुप होते हैं, वो अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये तो नहीं है ऊंची कास्ट के लोग हैं वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, नहीं। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये बात है कि हर कोई जो अपने लिए क्या है जुटा सकता है कोई भी संसाधन, वो क्या है नेता बन सकता है। जैसे कि हमें अब इसकी पॉलिसी अच्छी लगी, हम कोई भी नीची कास्ट का या ऊंची कास्ट का उसको वोट दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि उसको अपर क्लास का होना ही जरूरी है, नहीं। तो इसके बाद क्या, वो पार्लियामेंट में जाएंगे और अपने कानून रचेंगे, क्योंकि हमने चुन रखा उनको, और वो हमने चुन रखा है। क्यों चुना उनको, क्योंकि वो अच्छे रूल बना सकते हैं हमारे लिए, इसलिए उन्हें हमें चुना। तो वो पार्लियामेंट में जाएंगे और वो कानून बनाएंगे। जैसे हर एक स्टेट होते हैं, यूनियन टेरिटरी होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो के द्वारा चुने होते हैं, वही पार्लियामेंट में जाते हैं और वो रूल बनाते हैं हमारे लिए। सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे यहाँ पर क्या है, पावर्स का सेपरेशन है कि ये काम ये संभालेगा। ये हमने क्या देखा था, फेडरलिज्म सिस्टम देखा था कि गवर्नमेंट कैसी होगी। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो रूल हैं, वो किस प्रकार से बनाएंगी। हमारी जो पावर है वो तीनों के हाथ में सौंपी गई हैं। एक होता है हमारा लेजिस्लेचर होता है, एक होता है एग्जीक्यूट होता है, और एक जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर क्या काम करता है, जैसे हमारा कोई भी नया कानून बनाना है हमारे देश में, तो एक कानून कौन बनाएगा, ये लेजिस्लेचर बनाएगा। जैसे कि हमारे लेजिस्लेचर में आते हैं जैसे एमएलए, जो एमपी, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो आदमी होते हैं वो चुनते हैं। जैसे कि क्योंकि उन्हें हमने चुन रखा ना उनको, वो पार्लियामेंट में जाएंगे और अपने लिए कानून बनाएंगे, मैंने बताया था। तो ये कौन सा फॉर्म होता है, ये लेजिस्लेचर फॉर्म होता है। एग्जीक्यूट क्या करेगा, एग्जीक्यूट का काम होता है कि वो जो कानून वो लिखता है ना, उसको एग्जीक्यूट करता है, मतलब इंप्लीमेंट करता है। उसने तो लिख दिया, लेकिन इंप्लीमेंट कौन नहीं करेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे पुलिस होते हैं, उनको इंप्लीमेंट करेगी, ये कानून ऊपर से आया उनको इंप्लीमेंट करेगी अपने लोकल एरिया में। वहीं हमारे पीएम होते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि वो भी तो कानून बताते हैं लोगों को, तो वो एग्जीक्यूट के अंदर आएंगे। जुडिशरी का काम क्या होता है, जैसे इन जो दोनों ने, ये इसने लिखा है कानून, इसने इंप्लीमेंट किया, लेकिन इसको देखना होता है कि कानून गलत तो नहीं बनाया लोगों ने। जैसे कि वो बना देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर कृषि कानून बनाया गया था, इसने वो लिखा, इसने वो इंप्लीमेंट करा, लेकिन जुडिशरी ने क्या देखा, वहां पर वो गलत कानून बनाया गया, क्योंकि लोगों की उसमें सहमति नहीं थी। लोग क्या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, तो वो कानून कुछ हद तक गलत था उनके लिए। तो ये क्या जुडिशरी का काम होता है, उन चीजों को देखने का। फोर्थ आता है हमारे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारे गवर्नमेंट का, इसलिए इसको सबसे अलग माना जाता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दैट द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल, कि कोई भी आपके साथ कोई भी स्टेट है या कोई भी एक अकेला इंसान है, कोई भी कम्युनिटी है, आपके साथ भेदभाव करता है किसी भी रूप में, तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जा सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट होते हैं। It also guarantee that right of minority against the majority। बहुत सारी मेजोरिटी है, बहुत सारे लोग हैं, उनके जो बहुत सारे लोग हैं मिनोरिटी के साथ क्या भेदभाव ना कर दे। ये सब कुछ भी किसके में लिखा होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट में क्या क्या आते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, हर कोई इंसान इक्वल है, उसको हर एक लोग है हर जगह जॉब कर सकता है, किसी को मना ही नहीं है। हर कोई लोग है मॉल जा सकता है, हर कोई जो लोग हैं पब्लिक प्लेस पे जा सकता है, हर इक्वालिटी है। राइट टू फ्रीडम, अपनी जो स्पीच दे सकता है कोई भी लोग कहीं भी।
ये नहीं कि वो लाउड स्पीकर बजाने लग जाए, ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि अपनी हद में होकर वो अपना फ्रीडम निभाए। वो उसको फ्रीडम है कि वो अपना कहीं भी पब्लिक पार्क जा सकता है। तो ये सब कुछ फ्रीडम होती है, आज़ादी है उसको। राइट अगेन एक्सप्लोरेशन क्या होता है? इसका मतलब शोषण अधिकार के विरुद्ध अपने आप को आवाज कर सकता है। जैसे कि कोई छोटे बच्चों से काम करवा सकता है, तो इसके अंतर्गत वो अपनी शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो कोई भी अपना धर्म चुन सकता है। ये नहीं कि उसको ये एक धर्म है उसका तो वो नहीं, तो वो दूसरा धर्म भी चुन सकता है। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, किसी को भी कोई भी कल्चर अपनाने का अधिकार है और कोई भी एजुकेशन लेने का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, उपचार, कोई भी किसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भेदभाव होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो ये होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसके पास। उसके साथ कोई भी गलत हो रहा है तो उसका उपचार कौन करेगा? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट में लिखी हुई है। फंडामेंटल राइट हैव टू फोल्ड ऑब्जेक्ट, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, ये तो दूसरी ये बात है। तो उसमें क्या बात है? एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजिशन टू क्लेम फंडामेंटल राइट, कि हर एक मेंबर होता है उसको राइट है कि वो फंडामेंटल राइट को अपनाए। ये कई बार क्या होता है, लोग ये बोलते हैं आपको यहाँ पर जॉब करने का अधिकार नहीं, आप गरीब जाति से हो, ये बोल देते हैं। गरीब हो आपको यहाँ पर जॉब करने का अधिकार नहीं, ये बोल देते हैं आपको। तो ये बात क्या, आपका फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हो? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन कई लोग क्या है, इसको नहीं करते और इससे क्या है, उनकी जो पोजीशन होती है वो डाउन हो जाती है। तो हर एक सिटीजन को ये क्लेम करना चाहिए, अपनी पोजीशन पहचाननी चाहिए कि मेरे फंडामेंटल राइट है, ये कर सकता हूं मैं। तो इसके लिए ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्ट था कि हमें अपने फंडामेंटल राइट की पोजीशन पता होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉ, जो लॉ बनाता है उसके लिए भी फंडामेंटल राइट है। ये नहीं है कि वो हमारे लिए बोल देता है मुझे फ्रीडम है लेकिन तुम्हें नहीं है, तो उनके लिए भी ये अधिकार हैं, उसको भी ये मानने पड़ेंगे। अब ये क्या है, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैव सेक्शन कॉल्ड डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच एंश्योर ग्रेट सोशल एंड रिफॉर्म। जिस प्रकार से हमने देख लिया आम जो इंसान है उसके कुछ राइट्स होते हैं, तो उसी प्रकार स्टेट के भी कुछ काम होते हैं कि वो क्या करे, जो आम जो लोग होते हैं उनके लिए सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म बनाए, उसी बनाए जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जो देश है वो और ज्यादा ऊंचाई पे उड़ सके। तो ये काम किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अब हमारे जो चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर क्या है, कोई भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता। हमारे देश में सब धर्म को, हर कोई इंसान कोई भी धर्म को अपना सकता है। एक धर्म को हमारे देश में कोई भी प्रमोट नहीं कर सकता। ये नहीं कि यहाँ पर हिंदू धर्म है, नहीं, यहाँ पर हर धर्म है। वो हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, सिख हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी, कोई भी धर्म हो, बहुत सारे धर्म है अपने देश के अंदर, तो उनको कोई भी अपना सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो उसको एक ही धर्म में रहना, वो कोई भी अपना सकता है। ये होता है सेक्युलरिज्म। तो ये चैप्टर आपका यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।